નમસ્કાર ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના વર્ચ્યુઅલ સંવાદમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પંકજ. મિત્રો, આજે આપણે વાત કરીશું યુપીએસસીના ટોપર સાથે. ઘણા લોકો એવા હોય છે કે જે લોકો યુપીએસસી એક્ઝામની તૈયારીમાં જ્યારે વાંચે છે, એનું સાંભળે છે ત્યારે જ હતાશ થઈ જતા હોય છે. પણ આજે આપણે યુપીએસસીની જે હમણાં જ રિઝલ્ટ આવ્યા અને એમાં 104મી રેન્ક જેમણે પ્રાપ્ત કરી છે એવા પ્રહલાદ શર્મા સાથે આપણે વાત કરવાના છે. એમણે કેવી રીતે મહેનત કરી હતી, યુપીએસસીની એક્ઝામ કેમ ટફ કહેવાતી હોય છે, ઇન્ટરવ્યુ કેવી રીતે લેવાતા હોય છે અને એમાં કોણ કોણ બેસતું હોય છે, એની તૈયારી માટે કયા કયા વિષયો છે એ પસંદ કરવાના રહેતા હોય છે અને કોઈ પણ વ્યક્તિએ જ્યારે યુપીએસસીની એક્ઝામ આપવાની હોય તો એની તૈયારી કેટલા સમય પહેલાથી કરવાની હોય છે, આ બધી જ આપણે આજે ચર્ચા કરીશું. આપણી સાથે 104મી રેન્ક પ્રાપ્ત કરનારા અને રાજસ્થાનના जमवा रामगढ़ થી જોડાયા છે प्रहलाद शर्मा. प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 में और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन 104वीं रैंक के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रहलाद जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि मैंने यहाँ हमारे दर्शकों को बताया है कि एक किसान का बेटा जो सरकारी स्कूल में पढ़कर आईएएस बन सकता है और वो जी उदाहरण सर। हैं आप। तो मुझे बताइए कि ये सफर कैसे शुरू हुआ, आपकी स्कूली शिक्षा से लेके कैसे आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा देने के लिए आपका मन में विचार हुआ, ये बताइए। जी सर। सर, मेरी जो स्कूलिंग शिक्षा है वो 12th तक जो गवर्नमेंट स्कूल से हुई हम्म। और उस दौरान प्रतियोगिता दर्पण आती थी जिसमें बहुत सारे जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनके इंटरव्यूज छपते थे। तो हाँ। वहाँ से देखकर मेरा एक मन बना था कि मुझे भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहिए, लेकिन ये भी था कि साथ में बहुत टफ है। 12th के बाद मैंने 3 साल मेडिकल की तैयारी की, लेकिन वहाँ पर मुझे सफलता नहीं मिली थी। तो कहीं न कहीं एक मन में डर था कि जब मेडिकल हमारा नहीं निकला, तो फिर यूपीएससी के बारे में अभी नहीं सोच सकते। तो जब मेडिकल नहीं निकला तो मैंने ग्रेजुएशन के लिए अकोला, महाराष्ट्र, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया एग्रीकल्चर में। और ग्रेजुएशन करते समय ही फर्स्ट ईयर से इसकी प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। हम्म। लेकिन मुझे ये भी पता था कि ऑलरेडी 3 जो साल है मैं खराब कर चुका था। तो हम्म। फ्यूचर में यूपीएससी के लिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता था उस लेवल पर। तो मैंने हाँ। सोचा कि अभी मुझे एमएससी करना चाहिए। तो उसके लिए हम्म। फिर मैं ग्रेजुएशन करते-करते ही मैंने एमएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की और हम्म। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा, न्यू दिल्ली में मैंने एडमिशन लिया। और हम्म। वहाँ पर जो एनवायरनमेंट था बच्चों का और जो सीनियर्स थे, जो मेरे साथी थे, वो जो हम्म। प्रिपरेशन कर रहे थे उनको देखकर फिर मुझे थोड़ा-सा लगा कि अब मुझे इसका प्रिपरेशन कर देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था क्योंकि वहाँ पर रिसर्च वर्क रहता था। तो 2016 में जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उसके हम्म। बाद से मैंने पूरी तरह फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन के बारे में सोचा। और शुरुआती जो 3 अटेम्प्ट्स थे, हम्म। उनमें नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं एक डर था, लेकिन 2021 का जो ये अटेम्प्ट था, 4th अटेम्प्ट मेरा, उसमें मेरा हम्म। सर सिलेक्शन हुआ। तो मतलब ये बात तो तय है ना कि आप जब यूपीएससी की एग्जाम देते हैं तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो एकदम मोटिवेट करने वाला हो और बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो, सर्कल एक अच्छा हो, तो आपको भी उसमें मोटिवेशन मिलता है इस एग्जाम की जी। प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम देने के लिए। जी सर। हमारे साथ जो फ्रेंड सर्किल है, वो ऐसा होना चाहिए कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, वो हम्म। स्टडी से रिलेटेड हो सकती है या और कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम्म। सुनने और उसको कैसे सोल्व करना है। और हम्म। साथ में ही कई बार जैसे एग्ज़ाम के दौरान डिमोटिवेट भी होते हैं, तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होने चाहिए जो हमें मोटिवेशन दे सकें और उन वो ऐसे मेथड्स बता सकें जिनको द्वारा हम बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें। अगर हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो यूपीएससी में चूँकि डिस्कशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अच्छे हम्म। फ्रेंड्स अगर रहेंगे तो हम डिस्कशन कर सकते हैं और टॉपिक्स को ईज़िली समझ सकते हैं सर। तो आसान हो जाती है जर्नी, अगर अच्छे फ्रेंड्स आपके पास हैं तो। बहुत बड़ी बात है ये, और यही लोग नहीं समझ पाते हैं। अच्छा प्रहलाद जी, ये बताइए कि आप ग्रेजुएट कौन सी साल में हुए और यूपीएससी की तैयारी जो आप कर रहे थे वो जी। कौन सी साल से आपने शुरू की? क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि लोग ग्रेजुएशन जब शुरू होता है फर्स्ट ईयर से वहीं से वो शुरू कर देते हैं पढ़ाई, क्या ये सही है? सर 2010 और 11 वाला जो ईयर था, हाँ। उसमें मैंने अपनी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था और हम्म। 2014 में मेरा ग्रेजुएशन जो था वो कंप्लीट हुआ। हम्म। ग्रेजुएशन के दौरान मैंने केवल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स को पढ़ा और उस समय मैं ये नहीं सोच सकता था कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है क्योंकि मन में तो था 12th के बाद से हम्म। ही। लेकिन मैं बता रहा था कि जैसे मेडिकल में 3 साल नहीं हुआ तो एक डर था अंदर
कि यूपीएससी तो उससे भी ज़्यादा हार्ड है, तो जब मेडिकल हुँ, में नहीं हुआ तो फिर यूपीएससी अभी प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो हुँ, मैंने जो स्टार्ट किया था अपने ग्रेजुएशन के बाद 2014 में हुआ, फिर हुँ, 14 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की एडमिशन हुँ, लिया, 16 में हुँ, वो कंप्लीट हुआ और 16 के बाद भी 1-2 साल मैंने जैसे साइंटिस्ट का तैयारी किया, 2018 तक उसमें टाइम चला गया। फिर 2019 से मैंने एक तरह से परफेक्ट जो बोल सकते हैं स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करना स्टार्ट किया और 19, तो मत 20 और 21 ये 3 साल मैंने अच्छे से तैयारी की सर। तो ऐसा बताया जाता है कि इसमें जब एग्ज़ाम की डेट आती है, उससे पहले-पहले जब 18-20 घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ती है रोज़। क्या ये सही बात है? क्या ऐसा होना ऐसा ही होता है? हाँ सर, जैसे मैं अपना एवरेज बताता हूँ तो आप डेली 6 टू 8 आवर्स होने चाहिए सेल्फ स्टडी के। इतना अगर हुँ, कर लेते हो डेली बेसिस पर हुँ, और हुँ, रेगुलर यहाँ पर रेगुलरिटी चाहिए। अगर आप 16-18 घंटे पढ़ते हो तो वो 1 दिन पढ़ सकते हो, 2 दिन पढ़ सकते हो और 10 दिन पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारी बॉडी उस लायक नहीं रहती कि हम डेली उतना काम कर सकें। और यूपीएससी में जो है वहाँ पर कंटिन्यूटी चाहिए, तो कंटिन्यूटी के हुँ। हिसाब से आपको लगभग 6 से 8 और मैक्सिमम अगर आप में कैपेसिटी है तो 10 घंटे मोर देन सफिशिएंट है यूपीएससी क्रैक करने के लिए। बिल्कुल, जब आपने मेंस दी थी तब कौन-सा जी। सब्जेक्ट आपने लिया था और उसकी तैयारी के लिए क्या आपने की कहीं कोचिंग भी किया था? इसके बारे में ज़रा बताइए? सर मेंस में मेरे पास जो सब्जेक्ट था वो हुँ, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था और ओके। ऐसे और जो जीएस पेपर्स थे हुँ, तो ऐसे जो मेरा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था उसके लिए मैंने कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं की हुँ, मीन्स कोचिंग में और ना ही हुँ, मैंने कोई टेस्ट सीरीज ली क्योंकि हुँ, टाइम बहुत कम था प्री का रिजल्ट आने के बाद और मेंस लगने के बाद लगभग 2.5 महीने का जो ड्यूरेशन था हुँ, उसमें आप कोचिंग नहीं कर सकते। तो उस हुँ, समय मैंने केवल और केवल सेल्फ स्टडी की और क्योंकि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा था हुँ, एग्रीकल्चर को, तो उसमें मुझे हुँ, प्रॉब्लम नहीं हुई और जो जीएस के पेपर्स हैं, उनमें प्री में लगभग 60% आपका कोर्स कवर हो जाता है और जो करंट अफ़ेयर्स है वो भी कवर हो जाता है। केवल आपको थोड़ा-सा मेंस के हिसाब से देखना रहता है कि उसको लिखना कैसे है। तो वो लगभग हुँ, 2.5 महीने का जो ड्यूरेशन था, उसमें मैंने हुँ, इसी पे ध्यान दिया कि हमें लिखते समय क्या-क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए लिखते समय, टीचर को कौन-सी लैंग्वेज पसंद आएगी और कौन-कौन से हुँ। पॉइंट्स हमें एक क्वेश्चन में लिखने चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, उन्हीं पे ध्यान दिया सर। तो आप प्रहलाद जी आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी सर। सर इस सफलता हम हमको लगता है कि ये सफलता हमारी है, लेकिन हुँ, इसमें बहुत सारे लोग हमारे पीछे काम करते रहते हैं। हुँ, उसमें चाहे जैसे बचपन से जो हमारे गुरुजन्स थे हुँ, जिन्होंने फर्स्ट क्लास से हमें कुछ न कुछ बातें सिखाई लास्ट हुँ, तक आज तक जो मैं बना। उसके बाद फैमिली का भी सपोर्ट रहता है और जो जितने भी हमारे फ्रेंड सर्किल है और जो सीनियर्स हैं और सोशल मीडिया में कई जगह हमें लेक्चर्स सुनने को मिलते हैं। तो बहुत सारे लोगों का आज के समय एक सफलता जब भी हम पाते हैं तो उसमें मतलब बहुत सारे लोगों का अ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन रहता है और उनको सभी को मैं सर तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रहलाद जी जब ये यूपीएससी के रिजल्ट आए और आपने जब देखा कि 104वीं रैंक आपने प्राप्त की है, तब पहले आपके मन में कैसा भाव उत्पन्न हुआ और परिवार से क्या प्रतिभाव आपको मिला? जी सर, जैसे ही मैंने अपना रिज़ल्ट 104 रैंक देखा, तो मुझे हुँ, काफ़ी अच्छा लगा हुँ, क्योंकि शुरुआती जो अटेम्प्ट्स थे उनमें असफलता मिली, तो फिर मैंने सोचा कि चलो हमने जितनी भी असफलताएँ देखी, तो कम से कम एक उसका सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ वो जर्नी। हाँ, साथ ही में एक ये भी था कि चूँकि लगातार मैं असफल हो रहा था और हार्ड वर्क भी कर रहा था, तो उससे क्या हुँ, होता है कि बहुत सारी जनरेशन हमको फ़ॉलो करती रहती है, देखती रहती है कि हम कितना पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा नहीं हो रहा, तो कहीं न कहीं वो भी हताश होती है। वो स्टेप लेने से बचती है कि जब उसका नहीं हो रहा तो हमारा क्या होगा? तो ये होने से क्या हुआ है कि उनको ये लगा है कि अगर कोई डेडिकेशन और हार्ड वर्क से लगातार, बिना टेंशन लिए अगर लगातार पढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं उसका फिर फ्यूचर में टाइम लग सकता है लेकिन रिज़ल्ट बेहतर आता है सर। मैंने एंड ये सुना है फैमिली का कि भी जी, हाँ, हाँ। एंड जी, जी, फैमिली बताइए। का भी एक अच्छा रिएक्शन रहा। वो काफ़ी खुश थे कि चलो हाँ, आपका सिलेक्शन हो गया। जी। मतलब फैमिली में सब लोगों का सहयोग आपको कैसा मिलता था? जब आप बताते थे कि मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तब वो कैसे आपको सहयोग करते थे? सर मेरा ये सोचना था कि मैं इसको ज़्यादा किसी को बताऊँ नहीं, तो मैंने हाँ, इसको एक द सीक्रेट रखा था कि मैं किस चीज़ का अच्छा, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्योंकि ओके। जब आप बताते हो तो एक आपको अब
फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में नहीं हुआ, तो अननेसेसरी का आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता है। आप हाँ। जब प्री देते हो तब आपसे बहुत कॉल करके पूछेंगे कि आपका क्या हुआ, मेंस हुँ, दोगे तब होगा, फिर इंटरव्यू, हुँ, फिर फाइनल रिजल्ट आने से पहले आपके पास डेली कॉल आएंगे, तो ये प्रेशर हुँ, जनरेट करता है। तो हो सके तो अपनी जर्नी को जितना आप कम बताओ, जितना बताओ उतना कम बताओ, लोगों से कम अटैच रहो और अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दो। हुँ, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर सब लोगों को हुँ। अपने आप ही पता लग जाएगा। उससे पहले आप ज़्यादा बताकर माहौल बनाने से कोई मतलब नहीं है सर। फिर लास्ट मोमेंट पर जब आपका रिज़ल्ट आया होगा तब तो सब फैमिली में बहुत ही खुशी मिली होगी सबको क्योंकि एक एक सरप्राइज़ मिला होगा ना सबको? जी सर, जी सर। अच्छा, आप ये बताइए प्रहलाद जी कि यूपीएससी के कोचिंग के लिए दिल्ली जाने का कोई ख़ास फ़ायदा होता है? क्योंकि सब लोग ऐसा मानते हैं कि यूपीएससी की कोचिंग करनी है या उसकी ट्रेनिंग लेनी है या कुछ पढ़ना है तो हमें दिल्ली जाकर पढ़ना है, ऐसा क्यों? सर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दिल्ली का, हुँ, हुँ, आप कोचिंग लो या नहीं लो वो डिपेंड नहीं करता है। कोचिंग्स हुँ, हमारा हेल्प करती है कि बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाए। लेकिन हाँ, दिल्ली में जो एक एनवायरनमेंट रहता है हमेशा 24 अवर्स हमारे ऊपर के एक प्रेशर रहता है कि हम दिल्ली में क्यों हैं। तो वो हुँ, हमेशा रहता है कि हम पढ़ाई के लिए हैं और हमको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। हुँ, एक्चुअल में हर किसी के घर पे वैसा एनवायरनमेंट नहीं बन पाता है जो एक यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए चाहिए। ऐसा नहीं है कि हुँ, घर से आप नहीं निकाल सकते, लेकिन घर पे हुँ, वो एनवायरनमेंट होना चाहिए। कई बार क्या होता है घर पे कोई बंदा कोई भी बच्चा अगर तैयारी करता है या कोई भी लड़की तैयारी करती है, तो घर वाले हुँ, 10 तरह के काम उसको बार-बार बताते रहते हैं कि पढ़ाई करना कोई बात नहीं, थोड़ा-सा ये काम कर लो, जिससे क्या बार-बार डिस्टर्बेंस होता है। हुँ, आज होली आ गई, आज दिवाली आ गई, बहुत सारे नए त्योहार आ गए, आज इसकी शादी है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो तैयारी है, वो बार-बार डिस्टर्ब होता रहता है। तो इन सबसे बचने के लिए क्योंकि आपको केवल मतलब पूरी तरह पूरा जो साल है उसमें डेडिकेटली आपको बहुत लगन से तैयारी करनी रहती है, तभी जाके आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है और एक एग्जामिनेशन में यही चाहिए। आने वाले समय में जो भी डिस्ट्रिक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी पर्सन चाहिए वो एक हुँ। डेडिकेटली काम करने वाला चाहिए और वही पैटर्न यूपीएससी ने अपना बना रखा है सर। बिल्कुल, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब उसके साथ-साथ क्या आप कोई जॉब भी कर रहे थे या कोई अपनी पढ़ाई भी आप चालू रख रहे थे या पूरा ध्यान आपका प्रिपरेशन पर था? सर बीच में मैंने कुछ ऑनलाइन क्लासेस ली थी हुँ, यूट्यूब पर, तो हुँ, वहाँ से कुछ अर्निंग्स मुझे होती थी। लेकिन बाद में मुझे लगा कि इससे कहीं न कहीं मेरी जो पढ़ाई है, हुँ, वो मतलब टाइम जो है मेरा बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो फिर बाद हुँ, में मैंने उसको क्विट कर दिया सर और फिर पूरी तरह फ़ोकस किया मैंने अपनी पढ़ाई पर। बिल्कुल। अब जब मेंस का रिज़ल्ट आया, उसके बाद में इंटरव्यू के लिए आपकी तैयारी कैसी थी? इसके लिए आपको कितना टाइम मिला था? और क्या इसके लिए भी आपने कहीं कोचिंग लिया था? सर मेंस के लिए मैंने मेंस के बाद जो इंटरव्यू प्रोग्राम जो था दृष्टि का, हुँ, दृष्टि आईएएस, तो हाँ, मेंटरशिप उनका एक प्रोग्राम होता है, तो उसको मैंने जॉइन किया था। तो हुँ, उसमें होता क्या है कि हमें जो दूसरे जो सिलेक्टेड बंदे हैं, हुँ, जिनका कम रैंक पे प्रीवियस ईयर में सिलेक्शन हुआ है, तो उनके साथ हुँ, बैठने का मौका मिलता है, वो भी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। साथ में हुँ, बहुत सारे जितने भी इंटरव्यू दे रहे हैं जो बच्चे, उनके हुँ, साथ जो एस्पिरेंट है यूपीएससी के, उन सभी के साथ बैठ के हमें बात करने का मौका मिलता है और साथ में आपस में हम इंटरव्यू लेते थे और साथ में हुँ, मैंने मॉक इंटरव्यू भी दिए कई जगह। हुँ, तो उससे हुँ, क्या है इंटरव्यू का प्रिपरेशन अच्छा हुआ। जो भी टीचर्स थे उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको आपका किस पर्टिकुलर टॉपिक पर कम नॉलेज है, कैसे आपको सुधारना है। तो उन सभी बातों ने मेरा काफ़ी हेल्प किया सर और मुझे लगभग 1 महीने का टाइम मिला था अपना हुँ, इंटरव्यू मीन्स जो फाइनल रिज़ल्ट आया था अ, मेंस का जो रिज़ल्ट आया था और इंटरव्यू के बीच में जो ड्यूरेशन था, उसमें लगभग हुँ। 1 महीने का था। तो मैंने जितने भी मुद्दे हैं, नेशनल, इंटरनेशनल अपना जो सब्जेक्ट है, उन सभी के ऊपर एक गहराई से मैंने तैयारी की। अच्छा, अब जब आपका जो इंटरव्यू लिया होगा, वो इंटरव्यू कितना समय चला था? कितने समय तक चला था? और वहाँ कैसे-कैसे सवाल आपको पूछे गए? क्योंकि मैंने तो बहुत सारा ऐसा सोशल मीडिया में तो चलता रहता है कि ये सवाल पूछा गया, जैसे कोई एक पेड़ पे कितना सबसे बड़ा वज़न वाला कौन-सा फल लगता है बताइए? तो क्या ऐसे भी सवाल होते हैं इंटरव्यू में? सर जो इंटरव्यू होता है वो बहुत ही गहराई वाले सवालों का होता है। हुँ, इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं वहाँ जनरली। हाँ, जैसे मेरे से जो सवाल पूछा गया था, जैसे चेयरमैन सर थे, उन्होंने सबसे पहले पूछा था कि जीएम क्रॉप इंडिया में होनी चाहिए या नहीं? हाँ, जो सेकंड नंबर का सवाल था कि नीम कोटेड यूरिया क्या होता है? फिर क्लाइमेट चेंज पे उनको उन्होंने क्वेश्चन पूछा, फिर राजद्रोह पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा
उसके बाद जो एक मैम थी उन्होंने कोरोना वायरस और जेनेटिक्स पे काफ़ी क्वेश्चन किए। फिर एक जो सर थे उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा था कि जो फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल कैसे कर सकते हैं? क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है? उसके बाद जो 4th नंबर के जो मेंबर थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था जो भी सफाई से रिलेटेड सिटी जो है उनमें काफ़ी अर्बन वेस्ट निकलता तो उसको मैनेजमेंट आप कैसे करोगे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। एंड लास्ट में जो एक मैम थी उन्होंने मेरी हॉबी से काफ़ी क्वेश्चन किए और एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स के आधार पर क्वेश्चन किया। तो कॉन्सेप्चुअल चलता है यूपीएससी में जो इंटरव्यू चलता है वो जनरल नहीं होता, उसमें आपकी गहराई से जांच की जाती है कि आप उस पर्सनैलिटी में कहाँ तक मैच करते हो जो उनको वो खोज रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए, एक अच्छे पदों को चलाने के लिए जो एक बंदा चाहिए, एक पर्सन चाहिए, उसको खोजते समय आप में कितनी वो क्वालिटीज़ है, उनको वो बहुत गहराई से जाँच करते हैं और जो सिंपल क्वेश्चन है जो आप अभी बता रहे थे सर, ऐसे क्वेश्चन हाँ, पूछकर कोई किसी की पर्सनैलिटी जज नहीं कर सकता। तो बिल्कुल, हमेशा वो यानी गहराई वाले क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एटलीस्ट सोशल मीडिया में कुछ ऐसा चलता रहता है कि भई ये भी सवाल पूछा गया था, ये भी सवाल पूछा गया था। चलिए, इस बारे में सफाई जी। मिल गई। अब मुझे ये बताइए कि इंटरव्यू में माध्यम कौन-सा रहता है? क्या वो हिंदी में सवाल होते हैं? क्या अंग्रेजी में होते हैं? ये लैंग्वेज कितनी बड़ी महत्वपूर्ण होती है यूपीएससी के एग्ज़ाम में? जी। सर जैसे मैंने अपना जो इंटरव्यू दिया था वो हिंदी मीडियम में दिया था हुँ, और आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो, उनको कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं होती। हिंदी और इंग्लिश का कोई वहाँ पर अंतर नहीं पड़ता है। ओके। आप किसी भी लैंग्वेज में दो, आपकी जो आपका जो नॉलेज हो, वो एकदम सॉलिड हो, हुँ, कॉन्क्रीट हो और गहराई वाला हो। हुँ, आप नपी-तुली बात करो, आप कोई हल्की बातें ना करो, उस टाइप हुँ, का अगर नॉलेज है आपका, तो फिर मीडियम कोई भी हो, उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके। अब आप बताइए कि जो लोग इस साल यूपीएससी की जी। एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए? मेंटली कैसे मजबूत रहना चाहिए? जी सर। सर मेरा कहना ये रहेगा उनके लिए कि यूपीएससी जो है उसकी डिमांड क्या है? वो हुँ, आपको पहले समझना पड़ेगा और डिमांड हमें पता लगेगी कि जो पुराने पेपर्स हैं हुँ, 2013 से लेकर 2021 या 22 अभी जो पेपर लगे हैं, उनको हुँ, हमें देखना है एंड साथ ही में हमें ये भी देखना है कि जो सिलेबस है उसमें हुँ, कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। जीएस 1 ऐसे में कैसे कौन-कौन से टॉपिक्स हैं और जीएस 1, 2, 3, 4 और फिर आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस हुँ, को मैच करोगे प्रीवियस ईयर हुँ, के क्वेश्चन पेपर से और उसके आधार पर आप अपनी जो डायरेक्शन है प्रिपरेशन की, वो हुँ, डिसाइड करोगे। अगर आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यूपीएससी किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन पूछता है, उसकी डिमांड क्या है और कितना हमें पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक पे कितनी कमांड बनानी है। अदरवाइज़ हुँ, क्या है कि ये पूरा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो एक सागर है, महासागर। आप हुँ, कितना उसको कंप्लीट कर पाओगे वो अनंत है। टॉपिक्स बहुत सारे हैं। हुँ, एक टॉपिक पे आप कितनी भी गहराई से नॉलेज ले सकते हो, उसपे 4 दिन भी लगा सकते हो, उसपे 1 महीना भी लगा सकते हो, अगर आप उसमें पूरी पीएचडी करना चाहते हो तो। तो आपको हुँ, किसी टॉपिक पे उतनी पकड़ बनानी है जितना यूपीएससी की में ज़रूरत है। तो हुँ, वो कब पता लगेगा जब आपका सिलेबस और आपका प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखोगे। और साथ ही में आपको डरना नहीं है। बहुत हुँ, सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में रहते हुए इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो ऐसा नहीं हुँ। सोचना आपको कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं नहीं निकाल पाऊँगा। जब वो कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। सिर्फ़ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। बिल्कुल, यानी डेडिकेशन और हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है सिविल सर्विसेज़ परीक्षा में। अब मुझे ये जी। बताइए कि जब आपने ये और एग्ज़ाम दी और सर मैं हाँ, तो ये हाँ जी, कहूँगा बताइए। कि यूपीएससी में हार्ड वर्क की भी ज़रूरत नहीं है, सॉफ्ट वर्क आप काम करो, सॉफ्ट और स्मार्ट वर्क। अगर हार्ड वर्क करोगे तो आपकी बहुत बेहतर रैंक आ सकती है। मेरे हिसाब से हार्ड वर्क करता है जैसे किसान है और ऊपर से अच्छा, धूप भी आ रही है और वो सुबह से हल चलाना स्टार्ट करता है, शाम तक हल चलाता है। इतनी हाँ, हार्ड वर्क कंडीशन और इतनी टफ कंडीशन में तो मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट पढ़ता होगा और उतनी एनर्जी लगाता होगा। तो हार्ड वर्क बहुत हाई लेवल की बात है। आप अगर सॉफ्ट वर्क की भी कर लोगे और स्मार्ट वर्क भी कर लोगे तो यूपीएससी यू कैन क्रैक ईज़िली। और अगर बिल्कुल। हार्ड वर्क कर लिया जो लोग करते हैं, जैसे किसान हार्ड वर्क करता है, बहुत सारे मज़दूर हार्ड वर्क करते हैं, सुबह से वो ईंट उठाने का काम करते हैं, सुबह से शाम हुँ, तक, तो बॉडी हुँ, बिल्कुल फेड अप हो जाती है। तो उस लेवल का अगर आप पढ़ाई में कर लोगे, तो फिर तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम सफल होंगे या असफल। फिर आप ईज़िली कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। तो आपको बिल्कुल चीज़ों को समझना है कि
जो यूपीएससी है उसको हम आसानी से क्रैक कर सकते हैं अगर हम लगातार अच्छे से दिमाग लगाकर काम करेंगे। प्रहलाद जी, कई लोग यूपीएससी की एग्जाम दे रहे होंगे और आपको भी पता होगा, आपके फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे लोगों ने ये एग्जाम दी होगी। जी कुछ सर। उम्मीदवार होंगे, वो फेल भी हुए होंगे, अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। तो जी। ऐसे उम्मीदवारों का हौसला आप कैसे बढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि वो हताश भी हो जाते हैं और उनको लगने लगता है कि अब ये एग्जाम हम नहीं पास कर पाएंगे। तो क्या उनका हौसला आप कैसे बढ़ाना चाहेंगे? सर, इसमें जो सबसे बेस्ट है कि हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं। हुँ, जो किस कोई बहुत सारे एस्पिरेंट है जो 6 अटेम्प्ट में निकालते हैं, कईयों का 5 जो प्रीवियस 5 अटेम्प्ट्स हैं उसमें प्रीलिम्स नहीं होता। तो हुँ, अगर आप पहले अटेम्प्ट में फेल हो रहे हो, दूसरे अटेम्प्ट में फेल हो रहे हो, तो केवल आपको करना क्या है कि आपकी स्ट्रेटजी कहाँ गलत है, हुँ, उसको आइडेंटिफाई करना है। और जितने भी जो सेलेक्टेड बंदे हैं और जिनको अच्छी नॉलेज है, यूपीएससी की पकड़ है, अनुभव है, आप उनसे सजेशन लेते रहो कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरी ये कमजोरी है, इसको मैं कैसे अच्छे से कवर कर सकता हूँ। और साथ में स्ट्रेटेजी आप बताइए उनको, उस स्ट्रेटेजी को कैसे अलग से चेंज करके उसमें क्या-क्या चेंज करना है, ताकि आपको फ्यूचर में सफलता मिल सके। तो आपको अपनी कमजोरियों को आइडेंटिफाई करना है और उन्हें जल्दी रेक्टिफाई करना है, उनको सुधारना है, ताकि फ्यूचर में आपको असफलता ना मिले। बिल्कुल। प्रहलाद जी, आपने अब आप क्या जी। चाहते हैं? जैसे आप आईएएस की आपने एग्ज़ाम तो पास कर ली है, अब आप कौन-से क्षेत्र में कौन-सी सेवा करना चाहेंगे? क्या क्षेत्र है आपका जिसमें आपने मन बनाया है कि मैं यहाँ पर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ? जी सर। सर, अ, मेरा फ्यूचर में जो प्लान है, एक हुँ, एजुकेशन क्षेत्र में मैं अच्छे से सुधार करना चाहूँगा, क्योंकि हुँ, एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है हमारे लाइफ का, अगर वो हुँ, सुधर जाता है तो हम बहुत सारी चीज़ों को अपने आप हैंडल कर सकते हैं। हुँ, सेकंड, जितनी भी विमेन हैं, महिलाएँ हैं, उनकी जितनी भी समस्याएँ हैं और हुँ, उनसे रिलेटेड गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, उनका हुँ, बेहतर इम्प्लीमेंटेशन। एंड साथ ही में जो भी गरीब लोग हैं हुँ, और जो वंचित लोग हैं, जिनको हुँ, वो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट पूरी सुविधाएँ दे रही है लेकिन उन तक नहीं पहुँच पाती है, तो हुँ, उनको उन जो योजनाएँ हैं, उनके हुँ, बारे में बताना और उन हुँ, योजनाओं को उन तक पहुँचाना, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में बेहतर एक बदलाव ला सकें और हुँ, वो भी एक जो बराबरी का जो एक अधिकार है समाज में, हुँ, वो उसको हुँ। पा सकें। अच्छा, प्रहलाद जी, जब समाज की ही बात की है आपने, तो मुझे बताइए जी। कि समाज में आप क्या परिवर्तन चाहते हैं? आप क्या नया करना चाहते हैं? अपने समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? जी सर। सर, मेरा समाज और जितना भी सोसाइटीज़ हैं, उनको हुँ, यही संदेश रहेगा हुँ, कि जनरली क्या होता है हमारे सोसाइटी में एजुकेशन को लेकर या फ्यूचर में जो इंडिपेंडेंसी है, हुँ, स्वतंत्रता, वो कहीं हुँ, न कहीं हम महिलाओं को कम देती है, बच्चियों को। हुँ, उनकी जल्दी शादी कर देना, बाल विवाह की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कई बार, दहेज प्रथा को लेकर भी एक प्रॉब्लम रहती है। तो समाज को ये समझना चाहिए कि ये जितनी भी कुरीतियाँ हैं, हुँ, उनको हमें धीरे-धीरे खत्म करना चाहिए और साथ ही में हुँ, महिलाओं को भी उतना ही अधिकार देना चाहिए, उनको उतनी ही स्वतंत्रता देनी चाहिए, जितना हम एक लड़के को देते हैं। उनको पढ़ाई का पूरा मौका देना चाहिए और आगे बढ़ने का पूरा मौका देना चाहिए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। अगर एक महिला पढ़ती है, एक माँ पढ़ती है, तो क्या होता है सर कि उसके बच्चे भी पढ़ते हैं और हुँ, एक सशक्त देश का निर्माण होता है, क्योंकि शिक्षा ही वो चीज़ है, जिससे हुँ। हम देश में बड़ा बदलाव ला सकते हैं और हमारे देश को एक अच्छी महाशक्ति हम बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है प्रहलाद जी आपने कि महिलाओं को भी पढ़ाई में लड़कों जितनी सुविधा उनको भी मिलनी चाहिए और वो हर समाज में अगर मिलने लगेगी, यहीं से शुरुआत होगी। तो आज देखो, आज लड़कियां भी आगे आई है। यही यूपीएससी में सबसे टॉपर श्रुति शर्मा ने किया है और टॉप 3 में भी जी। लड़कियां ही थी। तो जी ये सर। लड़कियां हर क्षेत्र में अब दिख रही हैं। तो इसके बारे जी में सर। हर समाज को ये बात सोचनी चाहिए और कई-कई समाज में इम्प्लीमेंटेशन हो भी रहा है, लेकिन कहीं-कहीं नहीं है। प्रहलाद जी, अब एक आखिरी सवाल है। आपका एक सक्सेस मंत्र सफल होने के लिए आपका सक्सेस मंत्र क्या है? आप विद्यार्थियों को और उन उम्मीदवारों को क्या कहना चाहेंगे? जी सर। मेरा जो सक्सेस मंत्र है कि आपने कोई भी काम करने का ठान लिया है, तो उसके पीछे पूरी डेडिकेट होकर आप उसमें लग जाइए। सफलता मिलना, असफलता मिलना, वो एक जर्नी का पार्ट होता है। आप असफलताओं से घबराओ मत। हमें जनरली, अगर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसमें फाइनली सेलेक्ट नहीं होता है, तो हम हुँ, सोचते हैं कि हम असफल हैं।
लेकिन हमने ये नहीं समझते कि यूपीएससी में मैंने जितना नॉलेज गेन किया, वो ही मेरी सफलता का एक राज है। तो आप असफलता को केवल सिलेक्शन के आधार पर नहीं माप सकते। अगर आप बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहे हो, आप बहुत सारे अनुभव गेन कर रहे हो, तो आपको लाइफ में फ्यूचर में बहुत काम आएँगे और वही हमारे लाइफ को चलाने के लिए एक हमें हमेशा दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो इसलिए आप सफलता, असफलता ये बहुत एक छोटा दायरा है। आप अपने नॉलेज के लेवल पर जो अनुभव है, वो आपने कितना गेन किया, वही आपको जीवन में बहुत बेहतर तरीके से एक अच्छा इंसान बनाने में जो काम आती है बातें, वो हमको पढ़कर आती है। तो आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना है कि फाइनली सेलेक्ट हुए या नहीं। आपने बहुत सारी जो चीज़ें पढ़ी, बहुत सारा नॉलेज गेन किया, वो आपको बहुत काम आएगा। उसी के आधार पर आप अपने आप को समझो कि हाँ, मैं सफल हुआ हूँ। बिल्कुल। एक एक आखिरी सवाल प्रहलाद जी कि जी, आप जो उम्मीदवार हैं या जो लोग हैं जिनके मन में बहुत नेगेटिविटी होती है और वो नेगेटिविटी होने की वजह से वो अच्छे काम अगर कर पाते हैं फिर भी वो नेगेटिव ऊर्जा की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो जी। क्या आप उनको बता सकते हैं कि नेगेटिविटी से हम कैसे बचें और हमारे आस-पास पॉजिटिव वातावरण कैसे बने? हाँ, इसमें जो मेरा सजेशन रहेगा कि कोई भी आप अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट है, तो आपका अप्रोच जो होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मीन्स आप चीज़ नेगेटिव आप चीज़ों को नेगेटिव चीज़ आपको डराती है और उसी के कारण हम कुछ करते नहीं हैं आगे बढ़कर। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा-सा चैलेंज लेना है। आपको अगर कभी भी खुद की लाइफ़ को लेकर थ्रेट्स मिलते हैं, मान लो नेगेटिविटी के कारण, तो आपको उनसे डरना नहीं है। क्योंकि जब तक हम त्याग नहीं करेंगे अगर हम महात्मा गांधी जी का एग्ज़ाम्पल लें, अगर वो अंग्रेज़ों से डर जाते, अगर हुँ, वो जितना भी उनको शारीरिक या मानसिक जितना तनाव मिला अंग्रेज़ों से, अगर उसके हुँ, पीछे वो चाहते थे कि गांधी जी टूट जाएँ, लेकिन चूँकि गांधी जी उनसे नहीं टूटे, बहुत सारी हुँ। नेगेटिविटी थी, लोग उन्हें बहुत कुछ बोलते थे, उसके बावजूद वो टूटे नहीं और फाइनली देश आज़ाद हुआ। तो हमें त्याग, उसका भाव तो रखना पड़ेगा और कोई भी चैलेंज आए, जितनी भी परेशानी आए, उसको सहन शक्ति हमें रखनी पड़ेगी, तो फिर कोई भी नेगेटिविटी हमें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती आगे बढ़ने से। बहुत बड़ी बात कही है आपने और मुझे लगता है कि जो प्रीलिम की एग्जाम देने वाले जो उम्मीदवार हैं वो आपका ये इंटरव्यू देखेंगे तो उनको काफी मोटिवेशन प्राप्त होगा। जी प्रहलाद सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैं चाहता हूं कि आपने जो सपने देखे हैं जो आपने वो चाहत है आपकी कि मैं ये करूं ये सेक्टर में जाऊं या ये क्षेत्र में जाऊं, हम आशा करते हैं कि आप उसमें खरे उतरेंगे और आपको बहुत-बहुत बधाई और अभिनंदन आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। थैंक यू। जी सर, थैंक यू। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने न्यूज़ चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया, इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर और मैं चाहूँगा कि न्यूज़ 18 बहुत आगे बढ़े और लोगों के लिए जो एक सोशल चेंज और सामाजिक जो बदलाव लाने की जो प्रेरणा देता है ये चैनल तो वो लगातार बढ़ती रहे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रहलाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर, बहुत-बहुत थैंक यू आपको भी एंड आपका बहुत सारा वेलकम सर। तो दोस्तों ये थे प्रहलाद शर्मा, यूपीएससी में 104वीं रैंक प्राप्त की है और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात लास्ट संवाद में कही है कि किसी अच्छे या बड़े काम के लिए उपयुक्त समय की राह मत देखो। बड़े और अहम काम के लिए हर दिन और हर क्षण अच्छा ही होता है और इसी बात को साबित करके दिखाया है यमवा रामगढ़ तहसील के छोटे से गांव खवारानी जी के रहने वाले प्रहलाद नारायण शर्मा ने और આઈએએસ में ઓલ ઇન્ડિયામાં 104વી રેન્ક પ્રાપ્ત की है અને હવે હું આપણા ગુજરાતીઓને પણ કહેવા માંગીશ કે જે લોકો યુપીએસસી ની તૈયારી કરી રહ્યા છે તો એ લોકો આ ઇન્ટરવ્યુને ખાસ જુએ અને આજે કેવી રીતે યુપીએસસી માં આપણે સફળતા મેળવી શકીએ છીએ એ આ ઇન્ટરવ્યુના આધારે આ ઉમેદવારોના જે અનુભવ છે એના આધારે તમે જાણી શકો છો તો આજના આ વર્ચ્યુઅલ સંવાદમાં મારો પ્રયત્ન હતો કે હું આપના સુધી આ યુવાઓની સફળતાની વાત પહોંચાડું કેવી રીતે એમને પરિશ્રમ કર્યો છે કેવી રીતે એમને સફળતા મળવી છે અને કેવી રીતે આ સફળતા એમને પરિણામ સુધી લઈ ગઈ છે એની વાત હું આપના સુધી લઈ આવું છું ને અંતમાં એક કન્ક્લુઝન એ જ નીકળે છે કે સખત મહેનત કરો લાઈફમાં પોઝિટિવ રહો અને તમારા પોતાના પર ભરોસો રાખો તૈયારીની દિશા રાઈટ ટ્રેક પર રાખો તો કંઈ ખાસ વાંધો નહીં આવે અને પોઝિટિવ લોકોના ગ્રુપમાં રહો જે તમને હંમેશા મોટિવેટ કરતા રહેશે અને આ જ વાત પ્રહલાદ શર્માએ પણ આપણને શીખવી છે અને સમજાવી છે. થેન્ક યુ સો મચ અને મને રજા આપશો. આપ સૌ અમારી સાથે જોડાયા એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.